सर फर्स्ट 15 पहले हो गए थे। फर्स्ट 15 हो गए, ओके ठीक है। बताओ भाई 16 से 16 17 और 16 से 20 तक कोई डाउट? 16 17 20 ठीक है। तो देख लो भाई 16 में क्या दे रखा है। An electron is in an atom jump in such a way that its kinetic energy changes from x to x by 4। एक मिनट, 18 भी है यार, 19 भी कोई पूछ ही लो। 16 17 18 और 20, 5 में से 4 क्वेश्चन पूछ लिया आप लोगों। ऐसा लगता है जैसे सब बिल्कुल बेकार पढ़ाया गया है ना। सारे क्वेश्चन तुम लोगों से बनते ही नहीं है। लो 19 भी आ गया, वेरी गुड निहारिका। तो अब मैं मेरे को ही सारे सॉल्यूशन बताने हैं। इजी है ये तो, अब देखते हैं भाई कि इजी है नहीं है। देखो एक इलेक्ट्रॉन है, वो जंप कर रहा है, इसकी काइनेटिक एनर्जी x से x/4 हो रही है, ठीक है। तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, तो बताओ भाई काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी में रिलेशन क्या होता है। तो पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक, ये देखो x से x/4 हो रहा है, इसका मतलब कुछ नहीं है, ये आपका है ना, राइट। यू कैन से वॉट एवर इज द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, उसका डबल चेंज होगा पोटेंशियल एनर्जी। क्यों? क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी बाय 2, ठीक है, जो कि माइनस साइन, मतलब सॉरी उल्टा, 2 इंटू काइनेटिक एनर्जी, 2 इंटू काइनेटिक एनर्जी। तो बस यहाँ पे क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी जो भी है वो ये हो जाएगी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगी इसकी -2x, और यहाँ पे कितनी हो जाएगी -x/2, इनका डिफरेंस देख लो तो कितना आ जाएगा। सो द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज गोइंग टू बी -3x/2। और एक मिनट, जंप कर रहा है कहाँ से, x से कर रहा है ना। एक मिनट थोड़ा सा और रुक जाते, प्लस का भी हो सकता है माइनस का भी हो सकता है, वैसे इन्होंने यहाँ पे 3/2 का और ऑप्शन दे नहीं रखा है, तो यही होगा प्लस, ठीक है। तो ये भी समझ लेते हैं क्या है, कहाँ से कहाँ कर रहे हैं। सो दिस इज x से x/4 जा रहा है, मतलब यहाँ पे अगर इसकी काइनेटिक एनर्जी x है तो इसकी टोटल एनर्जी क्या होगी -x, और इसकी टोटल एनर्जी क्या होगी -x/4, ठीक है। तो इस डायरेक्शन में हमारा क्या है, पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो रही है, राइट, निगेटिव में कम हो रही है ना। तो ऐसे लिखेंगे -x/2 माइनस माइनस प्लस 2x, माइनस और माइनस 2x, तो फाइनल माइनस इनिशियल, तो इससे ऑप्शन ये आ गया प्लस का। तो हमने ये इंश्योर कर लिया, अगर मान लो माइनस का भी साइन होता है तो हमें पता चल जाता कहाँ से कहाँ जा रहा है, ये देख लो, ठीक है। x से x/4 जा रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 हो गया। क्वेश्चन नंबर 17, द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम इज दिस। पोटेंशियल एनर्जी -6.8 है, तो काइनेटिक एनर्जी 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी, या फिर टोटल एनर्जी -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी। इंडिकेट इन विच एक्साइटेड स्टेट इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट, तो ये दिस इज इक्वल टू n इक्वल टू 2 एंड फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, ठीक है। तो ये फर्स्ट, ठीक है। व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन n सेल और B3+। अच्छा, ये n का मतलब क्या है ये समझ लो, K L M N ऐसे नंबरिंग देते हैं, ठीक है। मतलब K का मतलब है n इक्वल्स टू 1, L का मतलब है n इक्वल्स टू 2, N का मतलब है n इक्वल्स टू 3, N का मतलब है n इक्वल्स टू 4। तो ये जो सेल्स हैं इनकी नेमिंग है KLMN, ठीक है। तो इसमें क्या लिखा हुआ है इन्होंने, व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन n सेल। तो पहले आप इसकी टोटल एनर्जी निकाल लो। टोटल एनर्जी क्या होती है, -13.6 Z² by n²। यहाँ पे बेरिलियम दे रखा है, इसका मतलब क्या है, इसका
ओवर ईयर z वैल्यू 4 है, n की वैल्यू भी 4 है, तो 4 का स्क्वायर कट जाएगा, तो ये कितना रह जाएगा -13.6। तो टोटल एनर्जी आ गई -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, इसकी डबल हो जाएगी, तो -27। kinetic energy and potential energy, kinetic energy and potential energy of electron present in third bohr orbit of hydrogen atom, तो सेम है। थर्ड बोर ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम, इसका मतलब क्या हुआ, आप इसकी टोटल एनर्जी निकालो, -13.6 डिवाइड बाई हाइड्रोजन एटम है तो जेड स्क्वायर की वैल्यू 1, एन स्क्वायर की वैल्यू 9, 3 का स्क्वायर 9, इससे आएगा 1.51 वोल्ट। ये टोटल एनर्जी आएगी -1.51 वोल्ट इलेक्ट्रॉन वोल्ट। टोटल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और ये काइनेटिक एनर्जी प्लस में होगी, और पोटेंशियल एनर्जी किस में होगी, दैट इज गोइंग टू बी डबल ऑफ दिस, सो दैट्स व्हाई -3.02। ठीक है, और 20 है ये, द डिस्टेंस बिटवीन फोर्थ एंड थर्ड बोर ऑर्बिट ऑफ हीलियम प्लस इज, तो बस देख लो यहाँ पे बोर ऑर्बिट क्या है, R4 इज इक्वल्स टू R0 n स्क्वायर बाई जेड। n की वैल्यू, n स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे 16, और z की वैल्यू कितनी है 2, तो ये हो जाएगा 8 R0, और R3 कितना हो जाएगा, ये R0 n स्क्वायर बाई जेड, n की वैल्यू 9 बाई 2, सो दिस इज गोइंग टू बी 9 R0 बाई 2, इसको सब्ट्रैक्ट कर लो तो 3.5 R0 आ गया, 3.5 R0, बस 3.5 R0 की वैल्यू लिख लो, 3.5 R0 की वैल्यू 0.529 एंड दिस इज 10 to the minus 10। तो इसका आधा लगभग तो ये 1.8 समथिंग आ जाएगा, 3.5 का आधा कितना होता है 1.75, 1.8 समथिंग। ठीक है, तो ये हो गए क्वेश्चंस 20 तक। चलो भाई, इसमें 19 में क्या बोला है, काइनेटिक एनर्जी बोली है, काइनेटिक एनर्जी टोटल एनर्जी से निकाल लो। अगर तुम्हें 19 नहीं समझ में आया तो तुम्हें ये 16, 17, 18 कुछ भी समझ में नहीं आया। हमें एक ही कॉन्सेप्ट तो है, पूरे में एक ही कॉन्सेप्ट दे रखा है भाई, टोटल एनर्जी इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी इज 2 times of kinetic energy, or you can say potential energy is 2 times of total energy, विद साइन यहाँ पे माइनस रखना है, एक मिनट, यहाँ पे साइन माइनस रखना है, और यहाँ पे 2 times टोटल एनर्जी, यहाँ पे सेम साइन है। बस ये 3 पे ये 5 क्वेश्चन थे। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 21, मैं सारे ही बता देता हूँ, मुझे लगता है मुझे ही सारे बताने। For what is the value of Z, fourth orbit of atom that would fit inside first Bohr orbit of hydrogen atom। ठीक है, तो इन्होंने बोला है भाई फिट इनसाइड का मतलब क्या है, दोनों की रेडियस सेम है, राइट। What is the value of Z, the fourth orbit of that atom fit inside the first Bohr orbit of hydrogen atom, तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट बोर ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज R0, दूसरे का क्या होगा R0 n स्क्वायर, की वैल्यू कितनी हो गई 16 बाई Z, तो Z की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, सो दैट इट इज गोइंग टू बी R0, तो 16। The ratio of velocity of electron in third and fifth orbit of lithium 2 plus ion, V naught Z by n, I think you will solve it। ठीक है, थर्ड फिफ्थ, n की वैल्यू मतलब दो अलग अलग आएंगे, मान लो V थर्ड, V फिफ्थ, सॉल्व कर लेते। The radius of second stationary orbit in is R, radius of second stationary orbit, इसका मतलब क्या है, n equals to 2 के लिए जो R2 है उसको बोला गया है कैपिटल R। ठीक है, then the radius of third orbit is equals to, तो R2 की वैल्यू है कितनी, वैसे R2 की वैल्यू होती है n स्क्वायर बाई Z। ठीक है, R0 n स्क्वायर बाई Z, so this is going to be, अगर मैं देखूं तो this is nothing but R0 n स्क्वायर की वैल्यू हमें पता है, Z नहीं पता है, तो Z को भी छोड़ देते हैं। R0 n स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी, सेकंड वो से 4 डिवाइड बाई Z, तो ये वैल्यू है R। कह रहे हैं थर्ड के लिए क्या होगी, थर्ड में क्या हो जाएगा R0 9 बाई Z, तो ये वैल्यू R है तो ये कितनी हो जाएगी, सो यू कैन कंपेयर 4 R0 बाई Z इज R, तो 9 R0 बाई Z क्या हो जाएगा, सो फ्रॉम दिस रिलेशन आइदर यू कैन डिवाइड इट
ये आएगा 2.25 आर, यहाँ से दिख भी रहा है 4 आर नॉट बाई जेड भूल जाओ, 4 इक्वल्स टू आर, देन 9 इक्वल्स टू क्या होगा 2.25 आर, ठीक है। Which state of beryllium 3 plus has same orbit radius as that of ground state of hydrogen atom? तो सेम निकाल लो, यही घुमा घुमा के क्वेश्चन पूछ रहे हैं वो लोग। V3 प्लस है, सेम ऑर्बिट रेडियस एज ग्राउंड स्टेट ऑफ, ये आर नॉट हो गया। यहाँ पूछ रहे हैं कौन सा वाला स्टेट आएगा, आर नॉट, एन स्क्वायर की वैल्यू आपको बतानी है, जेड बताया 4, सॉल्व कर लो, एन की वैल्यू। Select the incorrect graph for velocity of electron in orbit versus z 1 by n and n। तो हमें पता है v equals to v नॉट z by n, तो z होगा तो लीनियर चलेगा, z का ये वाला सही है, इनकरेक्ट पूछा है इन्होंने। n होगा 1 अपॉन n हो गया, तो ये क्या हो गया आपका y इक्वल्स टू, मतलब y इक्वल्स टू, ये तो कांस्टेंट वैल्यू हो गई और ये डिवाइड बाय n, तो ये हो गया x, तो ये कैसा हो गया, ऐसा वाला ग्राफ हो गया, ठीक है। 1 अपॉन एन लिखा हुआ है इन्होंने, 1 अपॉन एन को पुट कर दो x, v इक्वल्स टू v नॉट z इंटू 1 अपॉन एन, 1 अपॉन एन को x पुट कर दो, तो ये क्या जाएगा v इक्वल्स टू v नॉट z x, तो ये वाला ग्राफ हो गया। तो ये सब सही है, गलत कौन सा हुआ, यही हुआ गलत, ठीक है। 26 व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी और रिवॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन, अभी मैंने फ्रीक्वेंसी वाला फॉर्मूला आपको बताया था, सॉल्व कर लेना। नंबर ऑफ फोटॉन्स ऑफ लाइट हैविंग नंबर x इन 10 जूल, तो यहाँ पे बोला गया वेव नंबर x है, मतलब 1 अपॉन सॉरी लैम्डा इक्वल्स टू x, ठीक है। नंबर ऑफ फोटॉन्स बताने हैं ऑफ इन 10 जूल, तो बस 10 इक्वल्स टू n टाइम्स hc बाई लैम्डा, 1 बाई लैम्डा की वैल्यू यहाँ पे लिखा हो, या फिर इसको लिख सकते हैं दैट इज नथिंग बट n hc न्यू बार, तो बस 10 इक्वल्स टू n hcx, बस n इक्वल्स टू 10 डिवाइड बाई hcx। Ionization potential of electron in ground state of hydrogen atom 13.6, what would be the ionization potential of electron in first excited state of hydrogen atom? तो ये कह रहे हैं भाई अगर मान लो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट से निकालना हो तो कितना एनर्जी देना पड़ेगा, ग्राउंड स्टेट से निकाल रहे हैं तो आयनाइजेशन पोटेंशियल का मतलब क्या है, आयनाइजेशन सॉरी आयनाइजेशन पोटेंशियल लिखा हुआ है यहाँ पे और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बोल्ट दे रखा है, तो बोल्ट होना चाहिए एनीवे, तो ये आयनाइजेशन एनर्जी है। आयनाइजेशन एनर्जी कितनी है 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब ये कह रहे हैं कि बताओ फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट से निकालोगे तो कितना होगा 3.4। According to Bohr theory, the angular momentum of electron in any orbit of hydrogen is directly proportional to, ठीक है। तो क्या पूछा गया है इन्होंने, एंगुलर मोमेंटम mvr is proportional to or equals to nh by 2 pi, so ये तो कांस्टेंट वैल्यू है, तो ये is proportional to n, ठीक है, is directly proportional to। अब ये r के टर्म्स में बताओ, राइट, तो हाइड्रोजन के लिए z फिक्स हो गया, तो r की वैल्यू क्या होती है r नॉट n स्क्वायर बाई z, तो r का अगर रूट ले लोगे r n का, तो ये क्या आ जाएगा, ये कांस्टेंट वैल्यू r नॉट और z, तो ये क्या हो जाएगा अंडर रूट n स्क्वायर विच इज नथिंग बट n, तो ये हो जाएगा रूट r n, ठीक है। द रिवॉल्यूशन पर सेकेंड बाई द इलेक्ट्रॉन इन थर्ड ऑर्बिट ऑफ h is delta, then the revolution per second का मतलब क्या हुआ, फ्रीक्वेंसी which is 1 upon t, मैंने कुछ क्वेश्चन पहले स्किप किया, which is nothing but t is nothing but I have told you t is nothing but total distance travel divided by 2 pi r divided by velocity, तो बस इससे आप रिलेशन निकाल लोगे, राइट। ये क्या आया था n स्क्वायर बाई जेड, जेड बाई एन, तो दिस इज n क्यू बाई जेड स्क्वायर, और फ्रीक्वेंसी का रिलेशन क्या हो जाएगा उसका उल्टा, जेड स्क्वायर बाई एन क्यू, ये सब बताए हुए हैं, इसे सॉल्व कर लो। थर्ड ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन दे रखा है, तो z की वैल्यू 3 का सॉरी n की वैल्यू 3 और z की वैल्यू 1। देन द रिवॉल्यूशन पर सेकंड बाय सेकंड ऑर्बिट ऑफ हीलियम प्लस आयन, तो n की वैल्यू चेंज कर दी, इससे आ जाएगा आंसर 30 तक। मैंने सारे क्वेश्चन खुद ही बता दिए, बट मैं आई बिलीव कि कुछ क्वेश्चन खुद से करो, 25 वाला नहीं समझा, किसी के बीच में अगर ग्राफ लिखना हो ना तो कैसे लिखते हैं, दो इक्वेशन, जैसे यहाँ पे लिखा है v इक्वल्स टू
वी नॉट जेड बाई एन। ठीक है, ये v यहाँ दे रखा है तो इसको y से रिप्लेस कर दो, n यहाँ दे रखा है तो इसको x से रिप्लेस कर दो इस इक्वेशन में। तो ये लिखा है, और ये वैल्यू कांस्टेंट है, तो ये वैल्यू कांस्टेंट है, मान लो k लिख लो, तो k बाई एक्स हो गया ये। अब बताओ y इक्वल्स टू k बाई एक्स का मतलब है x इंटू वाई इक्वल्स टू k। ये किसकी इक्वेशन होती है? हाइपरबोला की। तो ये हाइपरबोला बन गया। या नहीं तो देख लो, आप x की वैल्यू 2 पुट करोगे तो y की वैल्यू कितनी आएगी? मान लो एक एक पुट किया तो k आ गई, 2 पुट किया तो k बाई 2 आ गई। तो वैल्यू जैसे जैसे n की वैल्यू बढ़ रही है वैसे वैसे y की वैल्यू घट रही है। ऐसे ही इसमें देख लो, अब मैंने 1 बाई n को x लिख लिया है, तो v इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? v नॉट, है ना, या y इक्वल्स टू v नॉट z इंटू एक्स। तो अब ये इक्वेशन आ गई y इक्वल्स टू mx की स्ट्रेट लाइन। ऐसे ही बस किया है। ठीक है, समझ में आया? चलो 30 के बाद बताओ, अब मैं सारे नहीं बताऊंगा। क्वेश्चंस आपके पास अच्छे, मतलब सारे क्वेश्चन पूछ लोगे तो फिर कैसे होगा, क्लास ही नहीं हो पाएगा ऐसे। बताओ भाई डाउट्स। कोई बात नहीं, ओके। प्लीज एक्सप्लेन 29 में क्या था? एंगुलर मोमेंटम इन, ये लिखा हुआ है mvr इज नथिंग बट n स्क्वायर बाई mvr इक्वल्स टू nh बाई 2 पाई। तो एंगुलर मोमेंटम इज प्रोपोर्शनल टू n। अब ये देख लो, n को डायरेक्टली नहीं लिखा है, r के टर्म्स में लिखा है। r इक्वल्स टू क्या है? r नॉट n स्क्वायर बाई z। तो ये भी कांस्टेंट वैल्यूज हैं। z हाइड्रोजन के लिए z की वैल्यू 1 होगी। तो आर एन का अगर रूट ले लेंगे तो क्या हो जाएगा? ये तो कांस्टेंट वैल्यू है, तो रूट एन, एन स्क्वायर, सॉरी, रूट एन स्क्वायर इज नथिंग बट एन। तो लिख सकते हैं डायरेक्टली रूट आर एन के प्रोपोर्शनल। ठीक है, तो फिर नेक्स्ट देखो क्या क्या क्वेश्चन पूछे। 31, 34, 33, 38, 32, 33, 32। ठीक है, तो मैं बता रहा हूँ 32, 33 जो सबसे ज्यादा लोगों ने पूछे हैं। ठीक है, बस बाकी सब खुद करो। ठीक है, तो देखते हैं। अच्छा, इफ सेम एनर्जी इज सप्लाइड to the electron in ground state of hydrogen as of helium plus ion, electron jump to fifth main cell in hydrogen, then final orbit of electron in helium plus is। ये कह रहे हैं हमने सेम एनर्जी अप्लाई की है ना। मान लो ये हाइड्रोजन एटम है, इसकी यहाँ पे कितनी एनर्जी है? -13.6, या फिर यहाँ पे आप वो ई नॉट वाला कॉन्सेप्ट भी लगा सकते हो। सो दिस इज गोइंग टू बी माइनस ई नॉट। हीलियम में कितना हो जाएगा? जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर होता है ना, 13.6 जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर, जेड स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी? 4 ई नॉट। एन इक्वल्स टू फिफ्थ मेन सेल में जा रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ई नॉट बाई 25। तो ये जो डिफरेंस है दैट इज गोइंग टू बी 24 बाई 25 ई नॉट। तो ये कहां तक जाएगा? अच्छा, ये आई थिंक दे आर सप्लाइंग थ्रू इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये यहाँ पे दिखा नहीं है कि ये एनर्जी कैसे सप्लाई कर रहे हैं। सो आई हैव टोल्ड यू ना कि अगर इलेक्ट्रॉन कोलाइड करेगा तो फिर हम देखेंगे। तो ये डिफरेंस कितना होगा आपका? 24 बाई 25 ई नॉट। इसको मैं इधर बता देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 32।
ये हाइड्रोजन एटम है, मान लो अगर मैंने -13.6 भी लिखी है और ये n इक्वल्स टू 5 है, दिस इज गोइंग टू बी -13.6 डिवाइड बाई 25, which is nothing but approximately -0.54. So this difference for hydrogen is 13.06. अब और या फिर इसको E नॉट के टर्म्स में लिख सकते हो, E नॉट, एंड दैट इज नथिंग बट ये हो जाएगा E नॉट बाई, वैसे रुक जाओ एक मिनट, ये E नॉट बाई 25, ये हो जाएगा 24/25। और हीलियम के लिए अगर हम देख रहे हैं हीलियम प्लस आयन, दिस इज फॉर हाइड्रोजन, दिस इज फॉर हीलियम प्लस आयन, ये एनर्जी कितनी है इसका 4 टाइम्स है, क्योंकि फॉर्मूला है Z² बाई, है ना, सॉरी 13.6 Z² बाई n², ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 13.6 Z² की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 का स्क्वायर 4। अच्छा, इसके लिए क्या है, ये वैल्यू आपको देखना है कितना होता है। तो अब पहले हम ये देखते हैं, E प्लस हीलियम प्लस से अगर ये n इक्वल्स टू 2 में जाता है तो कितनी एनर्जी रह जाती है यहाँ पे -13.6 इंटू 4 डिवाइड बाई n², सो 4 ये कट गया 13.6। सो व्हाट इज द डिफरेंस हियर, ये जो डिफरेंस है वो कितना है, अगर याद हो 10.2 Z² बोला था मैंने, तो Z² की वैल्यू कितनी है 4, तो ये 40.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, दोनों में ग्राउंड स्टेट में था ना, ठीक है। The same energy applied to electron in ground state of hydrogen as well as helium, तो ये क्या होगा, इलेक्ट्रॉन जंप ही नहीं करेगा, the final orbit of electron in helium plus is going to be first, ठीक है। क्यों, यहाँ चाहिए 40.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मिल कितना रहा है 13.06 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो क्या होगा, जंप नहीं करेगा, बस। ये क्वेश्चन नंबर 32 हो गया। Question number 33, if the force of attraction between electron and nucleus in the second orbit of lithium is F, the force of attraction if electron present in first orbit of hydrogen is, तो force of attraction आपको पता है क्या होता है, k q1 q2 by r², ठीक है, ये हो गया, राइट। अब ये सब वैल्यू आपकी जो है वो कैसे होंगी, जैसे q1 की वैल्यू क्या है k e z e, ठीक है। और एक और बात समझ सकते हैं यहाँ से, है ना, एक मिनट, ये हो गया, तो ये हो गया kZe² बाई r²। अब देख लो r की वैल्यू आपको क्या क्या होती है, r की वैल्यू होती है n² बाई z, तो यहाँ पे लिख देंगे r0² n की पावर 4 बाई z², तो ये z² ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज प्रोपोर्शनल टू zq की पावर zq डिवाइड बाई n टू पावर 4, बस सॉल्व कर लो इससे। सेकेंड ऑर्बिट लिथियम, n की वैल्यू दे रखी है, लिथियम की वैल्यू दे रखी है, वो एक कोई फोर्स हो गया, मतलब ये इसकी एक वैल्यू हो गई, ठीक है, ये फोर्स मैंने लिखा हुआ है, ये प्रोपोर्शनैलिटी आ गई। फिर देख लो फर्स्ट ऑर्बिट में कितना होगा, हो जाएगा the acceleration of electron in first orbit of helium is this, the acceleration of electron, acceleration क्या होता है, F equals to ma होता है, ठीक है। तो और तो हम कुछ नहीं कर सकते, यही देखेंगे। तो एक्सेलरेशन किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा, फोर्स के, m तो कांस्टेंट है तो यही आएगा ZQ डिवाइड बाई n की पावर 4। देख लो, अच्छा ये दोनों क्वेश्चन के आंसर देख लेते हैं एक बार, सही आ रहे हैं या नहीं, ठीक है। तो ये फॉर्मूला बन गया, फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू ZQ डिवाइड बाई n टू पावर 4, कैसे आया फिर से देख लो, k q1 q2 बाई r², q1 क्या है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज, न्यूक्लियस पे चार्ज कितना होता है Ze डिवाइड बाई r², r को लिख दिया r0² बाई n टू पावर 4, r0² इंटू n टू पावर 4 डिवाइड बाई z², z ऊपर गया तो z इंटू z² कितना हो जाएगा zq। कुछ नहीं, ऐसे ही साइन है, साइन से कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, कि ये साइन क्या है वो साइन क्या है, सिर्फ परेशान नहीं हो, कोई एक रिप्रेजेंटेशन दे दिया है, ठीक है। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा एक मिनट हटा रहा हूँ ये सब।
ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, फोर्स हमें पता चला सेकेंड ऑर्बिट ऑफ लिथियम 2+ आयन, तो n की वैल्यू 2 और यहाँ पे लिथियम n की वैल्यू z की वैल्यू 3, तो ये क्या हो जाएगा, फोर्स पहले में F इक्वल्स टू जो इन्होंने डिसाइड किया है दैट इज नथिंग बट सम कांस्टेंट k इनटू z की वैल्यू यहाँ पे तो 9 3 का स्क्वायर 3 का क्यूब 27 डिवाइड बाई यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है 2 2 का 4 16, ठीक है। अभी कह रहे हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इफ प्रेजेंट इन फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ, तो फोर्स क्या होगा लेट्स से हमें नहीं पता, F डैश which is equals to k, बाकी सब चीजें तो कांस्टेंट ही रहेंगी। फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन मतलब Zv1 Nv1, तो दिस इज नथिंग बट इक्वल्स टू k, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ k, तो ये इधर चला जाएगा, तो 16/27 F इक्वल्स टू k, ठीक है। तो F डैश इज नथिंग बट 16/27। यहीं पे देखो एक्सेलरेशन दे रखा है यहाँ पे, तो अभी बताया F इक्वल्स टू ma which is nothing but a, तो क्या हो जाएगा, a is also proportional to nzq की डिवाइड बाय n⁴, ठीक है। फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हीलियम प्लस आयन, फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हीलियम प्लस आयन का मतलब क्या है कि n की वैल्यू यहाँ पे 1 है और z की वैल्यू क्या है 2, तो ये क्या हो जाएगा, a is going to be, या फिर a लिख सकते हो आप k, है ना, ऐसे ही k zq डिवाइड बाय n⁴। सो नाउ फर्स्ट ऑर्बिट यहाँ पे दे रखा है, तो n की वैल्यू 1, z की वैल्यू यहाँ पे 2, 2 का क्यूब 8, ए हो जाएगा 8k, ठीक है। शुरुआत में एक्सेलरेशन ऑफ सेकंड ऑर्बिट ऑफ बेरिलियम 3+, बेरिलियम में z की वैल्यू कितनी होगी 4, n की वैल्यू कितनी होगी 2, तो लिख दो। तो अब a डैश हमें नहीं पता, k इंटू z की वैल्यू कितनी होगी 64 डिवाइड बाई दिस इज नथिंग बट n की वैल्यू 16, 2 का होल 4 दैट इज गोइंग टू बी 16, सो दैट्स इट, तो ये 4 टाइम जाएगा, तो बस ये आ जाएगा बाय 2, ठीक है। चलो ठीक है, वो साइन क्या है 30, ठीक है। सर एक ही प्रोपोर्शनलिटी आपने ऊपर वाले फॉर्मूले से निकाली है, यस यस यस, F इक्वल्स टू ma होता है ना, उससे m तो कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। कोई क्वेश्चन 40 तक, मुझे लगता है ये सब आसान क्वेश्चन हैं तक। ऑर्बिट इन टर्म्स ऑफ एनर्जी, मैक्सिमम इन केस ऑफ स्पेसिंग बिटवीन ऑर्बिट्स, तो मैंने बताया था फर्स्ट और सेकंड के बीच में सबसे ज्यादा होती है स्पेसिंग, स्पेसिंग between orbits in terms of distance is maximum in the case, and in terms of energy is the maximum, ये भी दोनों की केस में यही है, स्पेसिंग डिस्टेंस में भी यही होगा, n स्क्वायर पे डिपेंड करता है। एक बार बताओ ना, 35 बता दो दिया अभी भाई, डिस्टेंस क्या है आपकी, r इक्वल्स टू r नॉट n स्क्वायर बाई z, तो n1 स्क्वायर बाई z, r नॉट n2 स्क्वायर बाई z, देख लो कहाँ पे ज्यादा होगा, कहाँ पे डिफरेंस सबसे ज्यादा होगा, सॉरी हाँ वो उल्टा होगा, सॉरी सॉरी, ये किसमें है, ये डिस्टेंस है ना, डिस्टेंस में n के हिसाब से आएगा 4 और 5 के बीच में, तो ये डिफरेंस कितना हो जाएगा 25, ये हो जाएगा 16, तो ये जाएगा डिफरेंस 9 r नॉट बाई z, 4 और 5, और स्पेसिंग बिटवीन एनर्जी के केस में कितना होता है 10.2, ये हमें पता है, तो ये नहीं आता, ठीक है। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम बताओ भाई, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में डाउट्स, ठीक है, तो चले आगे, इसमें कोई डाउट है, 40 38 38 40, चलो 40 तक देखते हैं। एक लिखा हुआ है एमिशन स्पेक्ट्रम ऑफ हीलियम प्लस आयन इन द consequence of transition of electron from orbit n2 to orbit n1, तो हायर ये n2 है, ये लोअर है, given that एक इक्वेशन दे रखी है n2 plus n1 is equals to this, n2 plus this equals to this, what will be the maximum number of spectral lines in atomic spectrum when the electron transit from n2 to n1,
ये क्या है, n2 n1 की वैल्यू डायरेक्ट नहीं दे रखी है, सॉल्व नहीं कर पाओगे तो इक्वेशन है केविन। आप बोल सकते हो मैंने सबको दिया राइट, नहीं आएगा ये आंसर। सर लीनियर इक्वेशन। हाँ तो बस सॉल्व कर लो, ये कट हो जाएगा, ये दोनों ऐसे ही जोड़ दो इनको तो ये कट हो गया। ये क्या हुआ 4n2 इक्वल्स टू 18 प्लस 6 24, n2 की वैल्यू कितनी आ गई 6, n1 की वैल्यू निकाल लो, ये 12 हो गया, तो n1 की वैल्यू कितनी आ गई 2। बस 6 से 4 में जाओगे तो डेल्टा वाला मैंने क्वेश्चन बताया था, डेल्टा n कितना है 4, यहाँ पे 4 इंटू 4 प्लस 1 डिवाइड बाई 2, तो कितना आया ये 10, 10 आ गया आंसर 38। मैंने स्पेक्ट्रल लाइन वाला फॉर्मूला बताया ना, n2 माइनस n1, that is delta n, तो delta n into delta n plus 1 by 2। चलो नेक्स्ट है 40 में क्या हुआ जो है, when electron make a transition from n plus 1 state to the state, the frequency of emitted radiation is related to n accordingly। emitted radiation का मतलब क्या है, फोटोन। आपको एनर्जी डिफरेंस देखना है और उस एनर्जी डिफरेंस से आएगा आपका राइट। तो अब ये थोड़ा सा ऐसा घुमा के दे रखा है इसलिए आपको समझ में नहीं आ रहा होगा। सो दिस इज नथिंग बट न्यू इक्वल्स टू होता है 1 अपॉन लैम्डा, सॉरी न्यू इक्वल्स टू होता है c बाई लैम्डा, एंड 1 बाई लैम्डा आपको पता है r जेड स्क्वायर, तो उससे मैंने अभी बताया था c r c जेड स्क्वायर 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर। बस इसको सॉल्व करना है। ये आर सी जेड स्क्वायर का फॉर्म जो टर्म दिख रहा है ना आपको, वो यहाँ से दिख रहा है। रिडबर्ग कांस्टेंट बताया था ना 1 बाई लैम्डा इक्वल्स टू आर जेड स्क्वायर, तो बस इसमें ये है हो गया। अब देख लो यहाँ पे n2 की वैल्यू क्या है, यहाँ पे n प्लस 1, और n1 की वैल्यू क्या है n, तो बस 1 अपॉन n स्क्वायर माइनस 1 अपॉन, ठीक है, माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर दैट इज n प्लस 1 का होल स्क्वायर। इनका एलसीएम ले लो तो ये हो जाएगा n स्क्वायर n प्लस 1 का होल स्क्वायर, एंड फिर ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो ये आ जाएगा कितना n स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2n, ठीक है, एंड दिस इज गोइंग टू बी माइनस n स्क्वायर, तो ये कट गया। अब इन्होंने फिर एक बात बोली है कि ये जो है ना n जो है वो बहुत ज्यादा बड़ा है 1 से, तो ये जो 1 है इसको नेग्लेक्ट कर देंगे फिर, तो ये आ जाएगा 2n, है ना 2n डिवाइड बाई यहाँ पे कितना हो जाएगा n स्क्वायर, और ये भी n स्क्वायर, तो n की पावर 4, तो ये कट गया n की पावर 3। n की पावर 3 वाला दे रखा कोई ऑप्शन, ये रहा, समझ में आया। फिर अप्रोक्सीमेशन ले लिया बाद में 40। चलो भाई और कोई क्वेश्चन, 43 48 बोल सकते हो बेटा, आप अपना अनम्यूट कर सकते हो, यू आई हैव गिवन द राइट। हेलो। हाँ बोलो। हाँ सर, वो ये 1 कैसे चला गया वो आप समझाओ ना वापस। यहाँ लिखा है ना ये n बहुत ज्यादा बड़ा है 1 से, अगर ये लिखा हो 1000 प्लस 1 तो बताओ मतलब 1001 लिखा हो 1001, तो इसको 1000 लिख सकते हैं अप्रोक्सीमेटली। हाँ, अप्रोक्सीमेटली लिख सकते हैं। तो वही तो लिखा है इन्होंने। अच्छा सर, ठीक है, ओके सर, थैंक यू। चलो नेक्स्ट 43, right, an excited state of hydrogen atom emits a photon of wavelength lambda, returns to ground state, the principal quantum number of excited state is given by, ये principal quantum number का कुछ मतलब नहीं है, ये n वैल्यू है, this is nothing but n, ठीक है। और यहाँ पे बोला है कि an excited state of hydrogen atom emits a photon of lambda, ठीक है, and return to ground state, ये लिखा हुआ है कि एक इलेक्ट्रॉन है हायर कोई एक्साइटेड स्टेट है वहां से यहाँ पे आ रही है, राइट 1 में आ रहा है n से, ठीक है, और ये कौन सा फोटोन छोड़ रहा है, लैम्डा का फोटोन छोड़ रहा है। तो बताओ भाई
इसका क्या n की वैल्यू क्या होगी, सिंपल सी बात है। तो 1 बाई लेमडा इक्वल्स टू r z स्क्वायर, हाइड्रोजन की वैल्यू क्या है 1, z स्क्वायर तो हट गया, 1/1 माइनस 1/n स्क्वायर, बस n की वैल्यू बता दो, यही पूछ रहे हैं। अब इसमें क्या करेंगे, ये हो जाएगा ओवर ईयर क्या हो जाएगा 1 माइनस 1/n स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 1/n स्क्वायर इज नथिंग बट, ये इधर चला गया 1 लेमडा r, ये इसको इधर ले जाओ, 1/n स्क्वायर इज नथिंग बट 1 माइनस 1 लेमडा r, तो ये हो जाएगा लेमडा r माइनस 1 डिवाइड बाई लेमडा r, उल्टा कर दो क्योंकि ये 1/n स्क्वायर, तो n स्क्वायर इज इक्वल्स टू लेमडा r डिवाइड बाई लेमडा r माइनस 1, रूट ले लो तो n इक्वल्स टू रूट लेमडा r डिवाइड बाई लेमडा r माइनस 1, ये आ गया 43। समझ में आ गया था डाई वाला, ये किसी को पूछा है 44 किसी ने? क्या है 44 ना, ठीक है। फिर है 48, 48 क्या है, lambda 1 lambda 2 lambda 3 is the wavelength of photon corresponding to first, second and third Lyman series, and first and second Lyman series and first Balmer series respectively. Which of the following is correct? तो देखो ये वाला क्वेश्चन है 44 सेम ही है, ठीक है। लाइमन सीरीज के लिए फर्स्ट का मतलब क्या है, 2 से 1, दैट इज लैम्डा 1, ठीक है। फिर 3 से 1 क्या है, लैम्डा 2, और ये क्या है, फर्स्ट सीरीज ऑफ वार्मर इज दिस इज लैम्डा 3, ठीक है, ये दे रखा है। अच्छा आपको ये बात पता है, ये एनर्जी डिफरेंस hc बाई लैम्डा 2 इज नथिंग बट hc बाई लैम्डा 1 प्लस hc बाई लैम्डा 3, दिस प्लस दिस इज नथिंग बट दिस, तो ये लिख लिया हमने, hc हटा दो, 1 lambda 2 equals to 1 lambda 1 plus 1 lambda 3। अब इनका एलसीएम लेके सॉल्व करो। अनुष्का यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ। सर हम लोग ने 48 में n स्क्वायर n प्लस 1 का को n कंसीडर किया है ना, तो 1 बाय n स्क्वायर माइनस 1 बाय n स्क्वायर लिया तो 0 हो जाएगा ना, तो हम लोग उधर 1 क्यों ऊपर 1 कंसीडर कर रहे और नीचे नहीं कंसीडर कर रहे? क्या फिर से बोलो, 43 में हमने क्या किया है, 48 हाँ 43 ना, नहीं 48 में हमने n स्क्वायर, हमें n की जरूरत ही नहीं है सर, 40 भाई, क्लियर हो जाओ पहले, ठीक है। 40 सर 40, हाँ सर इसमें हम लोग ने पहले अप्रोक्सीमेशन ले लेंगे तो ऑब्वियसली आंसर नहीं आएगा, हाँ तब तो 0 हो जाएगा, तो फिर यहाँ नहीं मिलेगा ना, सेम बात है। तो आपका मतलब जो आप सोच रहे हो वो 4 ऑप्शन में नहीं है, क्या करोगे, कुछ और सोचोगे ना। हम लोग ने सर नीचे हम लोग ने उसके डिनोमिनेटर में n+1 लिया है, तो जब हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे थे तो हम लोग n+1 का स्क्वायर क्यों लेते हैं? क्या n+1 का, सर हम लोग ने पहले 1/n स्क्वायर माइनस 1/n+1 स्क्वायर ऐसा किया ना। मैंने यहाँ पे ये बताया था फॉर्मूला 1 lambda equals to r z स्क्वायर 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं? ये 1/n1 क्या है, n1 क्या है, लोअर, हाँ n2 क्या है, हायर, सही है ना। हाँ सर, वो सर c बाय लैम्डा तक तो वो ठीक था। अरे रुको ना, पहली बात ये बात समझ में आ गई, हाँ ये बात समझ। हाँ तो अब मैंने न्यू इक्वल्स टू लिख लिया आपको c बाई लैम्डा, तो यहाँ c इससे c से मल्टीप्लाई हो गया, ये c हो गया, n1 की वैल्यू कितनी आ गई लोअर में, स्क्वायर कह रहे हैं वही वो n स्क्वायर, n+1 से n स्क्वायर, n+1 से n में आ रहा है, nth स्टेट में आ रहा है, दिक्कत क्या है सर 1/n+1 का होल स्क्वायर से हम लोग कर रहे हैं ना, तो जब हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे तभी हम लोग n+1 को लेके जा रहे ऊपर,
और नीचे हम लोग n सिर्फ n स्क्वायर रख रहे हैं। कहाँ रख रहे हैं एन स्क्वायर? दोनों रख रहे हैं ना, दोनों का एलसीएम एन स्क्वायर प्लस एन प्लस वन का होल स्क्वायर दोनों रहेगा ना। तो सर वो मेरे से आंसर नहीं आ रहे, इसका बराबर से नहीं आ रहा है। तो अभी बताया ना, यहाँ अप्रोक्सीमेशन ले लेंगे, एन प्लस वन को एन लिख देंगे, और इसका जब आपका डिफरेंस अगर आप करोगे तो ये कितना आएगा, एन स्क्वायर प्लस वन प्लस टू एन माइनस एन स्क्वायर आएगा, तो ये कट गया। तो अब ये, नीचे अरे रुको अप्रोक्सीमेशन भाई, नीचे मेरी बात सुनो भाई, एन प्लस वन को मैंने एन लिख लिया, तो एन की पावर 4 आया या नहीं आया? सर आया, बट मतलब नीचे अप्रोक्सीमेशन लिया और ऊपर मतलब ऐसा ऊपर भी चलता है। लेंगे ना अप्रोक्सीमेशन, 2n प्लस वन को 2n लिखा। अच्छा हाँ ठीक है, ओके ठीक है, हाँ ठीक है। चलो नेक्स्ट है 40 के बाद 43 48। हाँ तो ये आ गया आंसर है ना, इसको एलसीएम ले लो, ये हो गया लैम्डा वन लैम्डा थ्री, और ये क्या हो जाएगा लैम्डा थ्री प्लस लैम्डा वन दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन लैम्डा टू। तो उल्टा कर दो, यू आर गोइंग टू डू अपोजिट, तो ये क्या हो जाएगा लैम्डा टू इक्वल टू लैम्डा वन लैम्डा थ्री डिवाइड बाई लैम्डा थ्री प्लस लैम्डा वन। क्या पूछा है इन्होंने? अच्छा इन्होंने रिलेशन पूछा है, लैम्डा टू इक्वल टू यही आ गया बी। ठीक है, ये हो गया 49 सबसे। चलो 49 क्वेश्चन देखो, सॉल्व करो। शॉर्टेस्ट वेवलेंथ पूछा है, इसका मतलब क्या है? मैक्सिमम एनर्जी, मैक्सिमम एनर्जी मतलब 13.6 के करस्पॉन्डिंग लाइमन में। लॉन्गेस्ट वेवलेंथ पूछा है, मतलब 3 से लेके 2 तक के बीच में। लॉन्गेस्ट वेवलेंथ मतलब मिनिमम एनर्जी बाम्बर, आई थिंक हीलियम में पूछा है, लेकिन ये ध्यान रखना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 47 46। ठीक है, तो देखो यहाँ 46 में क्या है, हाइड्रोजन एटम इन ग्राउंड स्टेट इज एक्साइटेड बाय मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ लैम्डा ए। ठीक है, ये एंगस्ट्रॉम में ही होगा आई थिंक। द रिजल्टिंग स्पेक्ट्रम consisting of maximum 15 different lines, what is the wavelength lambda? एक मिनट, हाइड्रोजन एटम इन द ग्राउंड स्टेट इज एक्साइटेड बाय मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन ऑफ लैम्डा ए, मतलब ये लाइट का वेवलेंथ है। ठीक है, द रिजल्टिंग स्पेक्ट्रम कंसिस्ट ऑफ मैक्सिमम 15 डिफरेंट लाइंस, व्हाट इज द वेवलेंथ लैम्डा। ठीक है, तो यहाँ पे देख लो 15 डिफरेंट लाइन का मतलब क्या है। 15 डिफरेंट लाइन का मतलब है डेल्टा एन इज इक्वल्स टू डेल्टा एन की बारे में बाद में आएंगे। टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस कितना है 15 टू डेल्टा एन इंटू डेल्टा एन प्लस वन बाई, तो ये लिख लो 30। ये कितना हो गया 15 इंटू टू 30, 30 इक्वल टू डेल्टा एन इंटू डेल्टा एन प्लस वन। अगर इसको आप क्वाड्रेटिक, इसको अंदर लेके क्वाड्रेटिक लेके जाके सॉल्व करोगे तो लंबा पड़ता है, तो बेटर है इसको देखो कि ये किन दो नंबर का मल्टीपल है और इसकी वैल्यू 30 है, तो ये 6 इंटू 5 का मल्टीपल है। सो डेल्टा एन की वैल्यू कितनी आ गई 5 डायरेक्टली। ठीक है, नाउ अब ये आ रहा है किसमें, ग्राउंड स्टेट में, तो n1 तो 5 1 हो गया, n1 क्या हो गया 1, n2 कितना हो जाएगा 6, n2 इक्वल टू 6 टू n1 इक्वल टू 1 में आ रहा है। देख लो अब निकल जाएगा आंसर, एनर्जी का डिफरेंस निकल जाएगा हाइड्रोजन के लिए, है ना। कितना आएगा यहाँ पे, ये था -13.6 और ये -13.6 डिवाइड बाई 36। यू कैन टेक द डिफरेंस, फिर उसे 12,400 से डिवाइड कर दो, आंसर 46 47। Emission spectra are observed by a consequence of transition of electron from higher energy state to ground state of lithium 2 plus ion. ठीक है, lithium 2 plus ion. 6 different type of photons are observed during the emission spectra. Then what is the excitation state of lithium 2 plus ion? एक मिनट, the emission spectra are observed by consequence of transition of electron from higher energy state to ground state. और यहाँ पे इन्होंने बोला 6 different type of photons are observed, तो इसका मतलब क्या हुआ
6 को कैसे लिख सकते हैं 2 into 3, तो डेल्टा एन की वैल्यू कितनी हो गई 2, जैसे अभी मैंने समझाया था, राइट, सॉरी नॉट 2, ओहो 6 तो वो है ना, 6 इक्वल्स टू डेल्टा एन इंटू डेल्टा एन प्लस 1 बाई 2, 12 इक्वल्स टू हो गया डेल्टा एन इंटू डेल्टा एन प्लस 1, तो डेल्टा एन की वैल्यू कितनी आ गई 3, इससे पुरानी जैसे कॉन्सेप्ट अभी समझाया था बस। तो ये क्या होगा, ये ग्राउंड स्टेट में है तो N2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4, 4 का मतलब क्या होगा थर्ड एक्साइटेड स्टेट। आंसर ठीक है। इसके अलावा ये तो यहां तक कर लिया, इसके अलावा और कोई क्वेश्चन दिया था सब्जेक्टिव में? नहीं सर। चलो ठीक है, एक मिनट। अब ये अभी जो नेक्स्ट होमवर्क है वो आपका ये पूरा सब्जेक्टिव है, ये यहाँ तक 29 तक। कहाँ से, शायद मैंने ये करा दिया है पहला क्वांटम वाला, ये हुआ है या नहीं हुआ है अभी तक? हाँ सर 4 तक हो गया। पहला 4 हो गया। हो गया था। हाँ तो 5 से आपको करना है, ठीक है, 5 से 29 करना है, नेक्स्ट होमवर्क है। अभी थोड़ा आइडिया लग गया होगा आपको कि ऐसे मैंने सॉल्व किया है, क्वेश्चन बन जाएंगे। और सारे क्वेश्चन अगर नहीं बने एक बार तो ट्राई क्या करो यार, आप लोग सब पूछ लोगे तो फिर ऐसा होता है कि डिस्कशन में ही पूरा टाइम चला जाएगा, फिर आप समझ रहे हो, मुझे ऐसा लगेगा कि डिस्कशन में इतना टाइम जाएगा तो फिर क्या होगा, फिर डिस्कशन हो ही नहीं पाएगा। चलो एनीवे, प्लीज गिव लेस होमवर्क। नहीं, होमवर्क बढ़ना ही है, होमवर्क अब कम नहीं होना है, वरना ये एक्सरसाइज देखिए इसमें कितने क्वेश्चन है, कम से कम 500 क्वेश्चन होंगे इसमें। हाँ, इसके 500 में 200 तो कर लो कम से कम। आंसर की देखो जाके, तुम्हें पता चलेगा तुम्हें कितनी एक्सरसाइज है। ये 23, फिर ये 15, फिर ये इंटीजर टाइप क्वेश्चंस हैं, राइट, फिर एक और एक्सरसाइज है, फिर ये मैट्रिक्स मैच है। आंसर की देख के तुम्हें समझ में आ जाएगा कितना क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पे। और लेस होमवर्क में तुम्हारा, तुम्हें लगता है हो जाएगा, है ना?